हाय गाइस, अभी फिलहाल जो डिस्कशन चल रहा था वो इस पे चल रहा था कि करंट कैरिंग वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसको रख दे तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। राइट, फॉर्मूला याद है ना, F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो आज उसी कंसेप्ट पे हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे और फील करेंगे कि वो जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, ओके फाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते क्या है। ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप दिया है ना। उसका जो लेंथ है, जो साइड का लेंथ है ए, दैट इज गिवन एज व्हाट, दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर इन दिस केस, एंड इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट यू बेसिकली कैरी करता है। तरह से ये हो गया करंट, बेसिकली करंट इस तरह फ्लो कर रहा है ना। और इस करंट का वैल्यू कितना है? करंट का वैल्यू इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 5 एम्पियर, है ना। एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 2 टेस्ला है। तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, मतलब ये जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इट इज बेसिकली पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है ना। फाइंड द फोर्सेस ऑन द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल इसकी तीनों साइड्स में मिला के टोटल फोर्स कितना वो पूछा गया है। या फाइंड द फोर्सेस ऑन द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इंडिविजुअली हर एक साइड में कितना फोर्स है वो भी निकाल लेंगे, एंड टोटल इस वायर फ्रेम में कितना फोर्स लग रहा है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द साइड PQ। PQ वाले साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? यू शुड रिमेंबर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज F वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, I इनटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। याद है ना ये फॉर्मूला? L वेक्टर लेंथ एलिमेंट जिसको हमने वेक्टर बनाया, इसका डायरेक्शन याद है? इसका डायरेक्शन किस तरफ था? इसका डायरेक्शन था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस तरफ होता है उसी तरफ हम एल वेक्टर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इसी तरफ हमारा एल वेक्टर होगा। राइट, इस तरफ होगा हमारा एल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इट इज बेसिकली पॉइंटिंग इनसाइड द स्क्रीन। अभी हमको फोर्स अगर निकालना है, सबसे पहले हम डायरेक्शन को लेकर बात करते हैं। मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, फोर्स को लेकर अगर हम बात करें कि फोर्स किस तरफ लगेगा, एल क्रॉस बी। ध्यान से देखो, एल वेक्टर इस तरफ है ना, एंड बी वेक्टर जो है वो स्क्रीन के अंदर है। तो यू जस्ट टेक योर राइट हैंड, अभी यूज करो, अभी ट्राई करो। एल क्रॉसेस बी अगर करोगे तो हम ऊपर की तरफ पॉइंट करना होगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली फोर्स जो देखो F1 इज बेसिकली पॉइंटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड ध्यान से देखो कि अगर एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच अगर तुम एंगल पूछोगे कि एंगल कितना है, एंगल इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इसी फोर्स को अगर हम खोलते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑन द साइड PQ अगर हम लिखते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं, दैट इज I, है ना। लेंथ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइड A लिख सकते हैं। B हमने यहाँ पर B लिख दिया। I L क्रॉस B, मतलब इसको अगर हम खोलेंगे LB, साइन ऑफ एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर व्हिच इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इन दिस केस। तो फाइनली ये वैल्यू कितना आएगा? दैट इज IAB, है ना। वैल्यू आ जाएगा IAB। करंट का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग लास्ट में पुट करेंगे अगर जरूरत पड़ता है तो। अच्छा चलो ठीक है, पुट ही कर देते हैं। करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है इन दिस केस? 5 एम्पियर। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर्स। एंड बी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 2 टेस्ला। देखो दिस इज 2 टेस्ला, तो 5 2 is 10। पॉइंट को कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 1 न्यूटन बचेगा। दैट मीन्स फोर्स ऑन द साइड PQ इज व्हाट, 1 न्यूटन। ठीक है, सो सिमिलरली अभी अगर मैं निकालता हूँ फोर्स ऑन द साइड QR, अगर QR साइड में कितना फोर्स लग रहा है वो अगर निकालने का कोशिश करूँ, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैलेंज क्या है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैलेंज है फोर्स का डायरेक्शन करेक्टली इमेजिन करना कि फोर्स बेसिकली किस तरफ लग रहा है। ध्यान से देखो, जो एल वेक्टर है वो इस तरफ है ना। एल वेक्टर इज बेसिकली दिस साइड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो ध्यान से देखो, अगर L क्रॉसेस B करोगे तो थंब इस तरफ पॉइंट करेगा। देखो F2 वेक्टर जिस तरफ है उसी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो F2 वेक्टर का डायरेक्शन तुमको दिख रहा है ना। तो F2 वेक्टर का अगर तुमको डायरेक्शन दिख रहा है और अगर हम फोर्स निकाले I इंटू एल क्रॉस B करें तो करंट तो I है, लेंथ की जगह हम A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। इस केस में भी L वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, और इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन आ जाएगा। Similarly, if I talk about the side RP, if I talk about the side RP, तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? करंट इस तरफ है, मतलब L वेक्टर इस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो L क्रॉस B करो तो F3 इस तरफ पॉइंट कर रहा है। F3 वाला फोर्स बेसिकली इस तरफ पॉइंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? इसका वैल्यू अगर निकाले सेम निकलेगा, L क्रॉस
आई इंटू एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी को अगर खोलेंगे तो क्या आएगा साइन 90, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, आई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 न्यूटन। तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है से। अभी अगर तुमको कोई पूछे कि नहीं भाई साहब तो मुझे ये बताओ कि इस वायर फ्रेम पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट, F1 F2 F3। तो सारे वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ तो फॉर एग्जांपल F1 को ऊपर लेके चला जाता हूँ तो F1 बेसिकली विल बी पॉइंटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। F2 को अगर शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाता हूँ, F2 वेक्टर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, एंड F3 वेक्टर को अगर शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाओ, इस पॉइंट में सेंट्रॉइड में लेके आ जाओ, तो F3 वेक्टर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, एंड ऑल द थ्री वेक्टर्स विल मेक द सेम 120 डिग्री विद ईच अदर। डू यू एग्री विद दिस, राइट, बिकॉज ये जो सारे फोर्सेस है दे आर परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सबको जोड़ूंगा तो ऑल द थ्री वेक्टर्स विल मेंटेन एन इक्वल एंगल बिटवीन ईच अदर, सो 120 120 120 हो जाएगा। और हमको पता है क्या है, बिकॉज सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर वायर फ्रेम पे अगर तुमको टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको पॉज करो और अच्छे से कॉपी करो। ओके फाइन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो देखिए पता चल जा रहा है कि ये भी एक लंबा सा वायर है, ये भी एक लंबा सा वायर है, और दोनों I1 I2 करंट कैरी कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी दिख रहा है, इन सच ए वे दैट दे जस्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे के साथ, पहला वायर दूसरे वायर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल लेंथ DL, मतलब ये जो छोटा सा लेंथ DL दिख रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर हमको इस DL एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, और वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इस पर्टिकुलर I2 करंट कैरिंग वायर पे अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, किसी फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वो फील्ड किसी और का होना पड़ेगा। इसी करंट कैरिंग वायर के लिए अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगता। ये मिसकंसेप्शन कभी भी अपने दिमाग में मत रखना। एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने ऊपर फोर्स नहीं लगता। उस पर्टिकुलर चार्ज पे अगर कोई फोर्स लगाएगा, वो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो उस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो माय पॉइंट इज कि अभी अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो पहला तुमको ये समझना है कि I1 का मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस I2 वाले करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा, और I1 के कारण इस DL वाले जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। जस्ट टेक योर thumb, put it along the direction of current and curl your fingers, right, you just curl your fingers, और imagine करो कि अगर तुम्हारा फिंगर्स जाके फाइनली उस DL वाले जगह पर जाके पहुंचता है ना, तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। जस्ट कर्ल योर फिंगर्स एंड चेक। तो गोल घूम के अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया पक्का? ओके, और इसका वैल्यू कितना होगा वो देखो, दैट इज म्यू नॉट, यहाँ पर क्या है, दैट इज I1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट इज 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली L। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फाइन। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग एलिमेंट पे फोर्स लगेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस करंट कैरिंग एलिमेंट का डायरेक्शन किस तरह है। DL वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो इट्स वेरी क्लियर कि DL वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा DF वेक्टर, वो हम कैसे निकालेंगे, छोटा सा फोर्स लगेगा बिकॉज एलिमेंट भी बहुत छोटा है, DL है, तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज I इंटू DL वेक्टर क्रॉस क्या लिख देंगे, B वेक्टर लिख देंगे, है ना, ऐसा लिखेंगे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहे DF, इस क्रॉस को अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, DLP साइन 90, बिकॉज दोनों के बीच एंगल कितना है, DL वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच एंगल कितना, 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, I हमने लिख दिया, यहाँ पर DL लिख दिया, B के जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी I मतलब इस करंट कैरिंग वायर का I, तो I2 लिखना पड़ेगा, दिस इज I2। B के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई L, है ना, और यहाँ पर B की जगह और साइन 90 की जगह हम 1 लिख देंगे। तो बेसिकली अगर हम इसको सजा के लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 इंटू I2, है ना, म्यू नॉट I1 इंटू I2, यहाँ पर DL आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज 2 पाई L।
So this is the magnitude of force that we are talking about. Simple है ना, इसको नोट करो. Okay. Next question. Figure shows two long metal rails placed horizontally. देखो दो metal rails. They are placed horizontally and parallel to each other at a separation of L. मतलब इन दोनों के बीच का जो separation है, ये separation कितना दिया हुआ है? इन दोनों के बीच का separation L दिया हुआ है. A uniform magnetic field भी exist in the vertically downward direction. सबको क्रॉस दिख रहा है, सबको पता चल चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है. A wire of mass m, इस वायर का मास m है, can slide on the rails. इस रेल्स के ऊपर ये जो वायर है ये स्लाइड कर सकता है. The rails are connected to a constant current source. This is a constant current source which drives a current I in the circuit. So ये current I इस सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है. ध्यान से देखो, यहाँ से करंट निकला, फिर वो इसको दिखेगा कि भाई एक रेल है, इसके थ्रू पास करेगा, रेल के सॉरी नॉट रेल, ये जो वायर है इसके थ्रू पास करेगा, फिर रिटर्न इस सोर्स के पास आ जाएगा. सो दिस इज हाउ करंट इज फ्लोइंग. The friction coefficient between the rails and the wire is mu. मतलब इनके बीच का जो friction coefficient है वो कितना दिया हुआ है? इस friction coefficient का वैल्यू mu दिया हुआ है ना. अच्छा, तो what should be the minimum value of mu which can prevent the wire from sliding on the rails? तो पूछा है कि mu का मिनिमम वैल्यू कितना होना पड़ेगा ताकि ये वायर जो है वो रेल्स के ऊपर स्लाइड ना करे. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है. तो यार फ्रिक्शन तो बाद में आता है, पहले तो रिलेटिव मोशन आना पड़ेगा. मतलब वायर को कोई पहले मूव करवाना चाहता है तब जाके फ्रिक्शन एक्टिव होगा. तो वायर मूव क्यों करना चाहे, उसका जवाब क्या देगा? अगर तुमने वायर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो द सेकंड थिंग दैट यू विल ऑब्जर्व इज दैट इस वायर के थ्रू आई करंट पास कर रहा है एंड दिस इज अ करंट कैरिंग वायर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मींस दैट इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स. और किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा? वी ऑल नो द एक्सप्रेशन कि हम फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एल वेक्टर का डायरेक्शन करंट जिस तरफ है उस तरफ एल वेक्टर होता है. तो आई मतलब एल वेक्टर इस तरफ होगा, बी वेक्टर स्क्रीन के अंदर है, तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. चलो एल क्रॉस बी करोगे तो थंब इस तरफ पॉइंट करेगा. करो जस्ट राइट नाउ, एल क्रॉस बी करोगे तो थंब इस तरफ पॉइंट करेगा. इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर वायर पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना. एफ बी का डायरेक्शन ऐसा होगा, बात को समझो. और ये एफ बी जो है वो क्या चाहेगा, वो इस वायर को स्लाइड करवा के आगे लेके जाना चाहेगा, तब जाके फ्रिक्शन एक्टिव होगा और फ्रिक्शन इस तरफ लगना चालू करेगा दोनों रेल्स में. दोनों रेल्स को मिला के जो टोटल फ्रिक्शन है उसको हमने एफ लिख के रखा है. ठीक है. अभी अगर हम चाहते हैं कि न्यू का मिनिमम वैल्यू ताकि ये रॉड स्लाइड ना करे, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी है उसको किसने बैलेंस कर दिया? फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया. और एफ बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई एल बी लिख सकते हैं. और एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो साइन 91 आ जाएगा. एंड फ्रिक्शन के जगह हम क्या पुट करेंगे? ध्यान से देखो, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, लेकिन इस वक्त फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा जो कि म्यू एन होता है. इट विल बी स्टैटिक इन नेचर बिकॉज ये वायर जो है ये स्लाइड करने ही वाला है, इम्पेंडिंग मोशन है. तो हम एफ के जगह म्यू एन लिख सकते हैं, एन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम जी. ये क्लियर है ना. मतलब ये जो वायर है ये बैठा हुआ है रेल पे, है ना. ये रेल पे बैठा हुआ है तो एम जी तो नीचे की तरफ है और नॉर्मल किधर होगा? ऊपर की तरफ. तो एन बराबर एम जी. तो हमने इसको पुट कर दिया. तो म्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, दैट इज आई एल बी डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं? एम जी लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू which will prevent the wire from sliding over the rails. Next question क्या पूछा है? Describe the motion of the wire. Wire का motion describe करो if the value of mu is half the value found in the previous part. Previous part में mu का जो value है वो अगर आधा कर दिया तब क्या होगा? देखो mu का value आधा कर दिया मतलब friction हार जाएगा, FB जीत जाएगा. So net force आ जाएगा इस wire पे और net force का direction किस तरह होगा? That is FB. अभी friction बदल चुका है, उसको मैं F dash लिखता हूँ. एफ बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई एल बी. एंड एफ डैश के जगह म्यू के जगह म्यू बाय 2 लिख देंगे, नॉर्मल के जगह एम जी लिख देंगे. इट इज आई एल बी. अच्छा, म्यू के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? आई एल बी बाई एम जी. तो यहाँ पर अगर हम पुट करें दैट इज आई एल बी डिवाइडेड बाई एम जी. यहाँ पर 2 पहले से था, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया. ऊपर भी एक एम जी है तो इस एम जी ने इस एम जी को मार दिया और यहाँ पर बचेगा. ध्यान से देखो क्या है? दैट इज आई एल बी divided by 2 बचेगा. So this is the net force that we are talking about, right? So there is a net force on the wire, and if there is a net force on the wire, what will happen? The wire is basically going to accelerate. So what will be the acceleration in this case? There is net force, हम क्या लिख सकते हैं? That is ILB divided by 2 divided by mass m. So this will be the acceleration of the wire, and the wire will now have an accelerated motion. Is that clear? पक्का?
इसको नोट करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इन द फिगर शोन ए सेमी सर्कुलर वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक सेमी सर्कुलर वायर है, आई करंट कैरी कर रहा है, एंड इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है अभी? ओके, इस तरफ पॉइंट कर रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एंड द टॉर्क ऑन इट। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क निकालना है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। सो मैं एक काम करता हूँ, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह है, इस बात को याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज बेसिकली अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है ना, ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, इस पे अलग अलग जगह मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरह होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लेता हूँ। लेट अस से कि हमने यहाँ पर एक एलिमेंट चूज कर लिया। लेट अस से दिस इज डीएल वेक्टर। डू यू एग्री विद दिस? सो दिस इज आवर डीएल वेक्टर, है ना। ये हमारा डीएल वेक्टर है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह का? मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली अलोंग दिस डायरेक्शन बी वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली इसके ठीक ऑपोजिट में यहाँ पर हमने जो एलिमेंट चूज किया, यहाँ पर अगर मैं करंट कैरिंग एलिमेंट चूज करूँ तो वो इस तरफ होगा। डू यू एग्री विद दिस? है ना, वो इस तरफ होगा, ठीक। इसका ऑपोजिट में हमने चूज किया, एंड इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह, ठीक है। हम इन दोनों पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करते हैं तो बाकी पॉइंट्स का भी आइडिया हमको अच्छे से मिल जाएगा। बिकॉज देखो, तुमको ये समझना है, करंट कैरिंग एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स का एक्सप्रेशन जो हम यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए, दैट इज एफ वेक्टर, दैट इज आई इंटू क्या लिखते हैं हम, एल वेक्टर क्रॉस क्या यूज करते हैं, बी वेक्टर इन दिस केस। तो दिस इज डीएल वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगा, एल क्रॉस बी करना है, तो डीएल के क्रॉस अपने फिंगर्स को रखो, कर्ल इट अलोंग बी, एंड थंब जो होगा वो स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा होगा। और ध्यान से देखो, यहाँ पर क्रॉस दिया, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये है क्रॉस जो दिख रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा। यहाँ पर अगर फोर्स का डायरेक्शन चाहिए, कमान डीएल का, तुम मुझे मैंने थोड़ा तुमको दिखाने में आई थी, तुमको क्रॉस करना आता है, डीएल क्रॉस भी करोगे तो थंब तुम्हारे तरफ, इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है फोर्स जो है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है। तो बात को समझो, एक फोर्स स्क्रीन के अंदर है, एक फोर्स तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, and basically both of them are partners, right? And from symmetry we can easily say कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, they are exactly opposite to each other। तो df दोनों का वैल्यूज क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, and both of them will cancel out each other because एक नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है और दूसरा स्क्रीन से बाहर पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फोर्सेस स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहे होंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फोर्सेस जो है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। तो नेट फोर्स निकालोगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो नेट फोर्स अगर हम लिखे, नेट फोर्स इन दिस केस इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो। इस बात को अच्छे से समझो, राइट, बिकॉज बोथ द फोर्सेस, बोथ द ग्रुप्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन कैच क्या, देखो नेट फोर्स तो जीरो है, बट क्या नेट टॉर्क जीरो है? ध्यान से देखो, ये वाले पोर्शन को फोर्स लगा के स्क्रीन के अंदर दबाया जा रहा है, और ये वाला जो फोर्स है इस सेगमेंट को स्क्रीन से बाहर लेके आना चाहता है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं इसको अपना एक्सिस मानूँ, इस एक्सिस के अबाउट बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये वाला पोर्शन हमारे तरफ उठ के आ रहा है, और ये वाला पोर्शन बेसिकली स्क्रीन के अंदर घुस रहा है, मतलब ये रोटेट करने का टेंडेंसी, इसको ऐसे रोटेट करने का टेंडेंसी है, बेसिकली ये है, तो ऐसा घूमने का टेंडेंसी है ना। पक्का समझ में आया? ये वाला पोर्शन हमारे तरफ लेके आएगा इस सेगमेंट को, और ये वाला पोर्शन स्क्रीन के अंदर दबा देगा इस वाले वायर के सेगमेंट को, तो ये गोल घूमना चालू करेगा। तो टॉर्क तो डेफिनेटली लग रहा है ना, टॉर्क इज डेफिनेटली एक्टिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखो, हर एक पेयर जो है वो कपल बना रहा होगा, है ना, बिकॉज नेट फोर्स तो जीरो है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर रहा है, बट इन दोनों के कारण कुछ ना कुछ टॉर्क तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के लिए डी एफ जो दिख रहा है, इनके लिए अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ तो एक बात को याद दिलाता हूँ, इन केस ऑफ कपल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि वन ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्या करना पड़ता है, वन ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सो यहाँ पर हमने जो डीएल एलिमेंट हमने चूज किया, लेट अस से डीएल एलिमेंट को जो हमने यहाँ पर चूज किया, कितने एंगल पे चूज किया, थीटा एंगल पे चूज किया, दिख रहा है? थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट अस ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर चाहिए सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, लेट अस से ये डी थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है ना। और ये थीटा एंगल पे हमने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोकेट किया। मैं थोड़ा इसको और मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेट अस से ये है हमारा डीएल वेक्टर, है ना, ठीक है।
और मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बना देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करा। तो ये हो गया हमारा डीएल वेक्टर। ये थीटा एंगल पे हमने अपने डीएल वेक्टर को लोकेट किया और इस डीएल वेक्टर पे डीएफ फोर्स लग रहा है। तो ये डीएफ फोर्स और इस डीएफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? देखो ये अगर यहाँ से थीटा एंगल पे हमने इसको लोकेट किया, इसका जो दूसरा पार्टनर यहाँ पर लोकेटेड है वो भी हम इस हॉराइजॉन्टल से थीटा एंगल पे ही लोकेट करेंगे। इसका रेडियस कितना है? आर। तो बात को समझो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? आर कॉस थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या? ध्यान से देखो, दिस इज आर कॉस थीटा। और तुमको ये पता होना चाहिए कि जब हम कपल के लिए टॉर्क निकालते हैं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस होता है। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, दैट इज क्रॉस एंड डॉट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज ट्वाइस आर कॉस थीटा, जिसको हम 2r cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। df का वैल्यू क्या होगा? चलो मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ। df का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखो, दैट इज I करंट, हाँ, एंड dl b एंड एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक काम करता, आई होप से तुमको यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इस डायग्राम को थोड़ा मिटा के फिर से एक नया डायग्राम बनाऊंगा, तो जितना मैंने लिखा है उसको अच्छे से कॉपी करके रखो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं तुमको और एक डायग्राम और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इन दिस केस, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने अपना डी एल वैक्टर दिया था, है ना, दिस वॉज आवर डी एल वैक्टर। और मैं और थोड़ा बढ़िया से डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा पी वैक्टर, करेक्ट। और ये एंगल हमको चाहिए, थीटा एंगल पर हमने इसको लोकेट किया। मैं यहाँ पर बनाता तो और क्लियरली दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर बनाता, दिस इज आवर डीएल वेक्टर, और यहाँ पर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पी वेक्टर। इनके बीच का एंगल चाहिए। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये तो थीटा है ना, ये 90 है। ये एंगल कितना होगा? ध्यान से देखो, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा फिर से 90 माइनस थीटा। बात समझ आया? थीटा 90, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, जिसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी एल पी साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, है ना। तो टॉर्क लिखते हैं, इन दिस केस डीएफ की जगह हम ये लिख देंगे, दैट इज आई डी एल लिख दिया हमने, बी, है ना। एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ छूटा है क्या? एक मिनट, नहीं, अब तक सब ठीक है। आई इंटू डी एल बी कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2r कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमको और थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, आई जो है, यहाँ जो डी एल है, डी एल को हम क्या लिख सकते हैं? ये डी एल जो है, ये सेंटर पे कुछ डी थीटा एंगल सब्सटेंड करेगा। तो डी एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इंटू डी थीटा। आई होप सो तुमको ये पता है, डी एल जो है ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा? डी थीटा एंगल, है ना। तो एंगल इक्वल टू आर बाई रेडियस। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो डी एल की जगह आर इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पर बी है और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2r cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो अभी इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, 2bi लिख दिया, r स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर आ गया, ध्यान से देखो, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। टोटल टॉर्क निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? दिस इज 2pi r स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कम ऑन टेल मी, cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, इंटू डी थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। हम लोग कपल ले रहे हैं, राइट। तो इसको पकड़ूंगा तो ये वाला भी आ जाएगा, 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 इसको पकड़ूंगा तो ये वाला भी आ जाएगा। तो तुमको बेसिकली थीटा को 0 से 90 डिग्री तक वैरी करना है, ठीक है ना। ये गलती मत करना, 0 से अगर हम 90 डिग्री तक अगर हम इसको वैरी करें तो चलो इसमें क्या आएगा? दैट इज 2pi इंटू आर स्क्वायर। ये तो हमने लिख दिया, है ना, नीचे 2 है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना आएगा? थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ पाई/2 बचेगा, है ना, पाई/2 बचेगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा कितना आ जाएगा? दैट इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसका लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे? 0 से लेकर पाई/2 तक, है ना। तो इन दिस केस
दिस टू गेट्स बेसिकली गेट्स कैंसल्ड आउट और यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज बी आई आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। और इसमें अगर मैं लिमिट्स पुट करूँ, पाई बाई 2 पुट करूँ, साइन पाई क्या हो जाएगा, 0, 0 पुट करूँगा तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। और फाइनली हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, दैट इज बी आई आर स्क्वायर पाई बाई 2। सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। क्लियर है, समझ में आ गया पक्का? इसको अच्छे से लिख के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप PQRS ड्यू टू द लूप वायर, मतलब इस करंट कैरिंग वायर के लिए जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इस लूप पे रिजल्टेंट कितना फोर्स लगेगा वो पूछा गया है। सिंपल सा कहानी है। देखो, इस लूप में कितना फोर्स लगेगा वो निकालने के पहले एक बार ये तो देखो कि इसके कारण, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। सो इफ यू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स एंड लेट योर फिंगर्स रीच द लूप, तो तुमको दिखाई देगा कि इसके कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है ना, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो वीकर होगा, बिकॉज इट इज एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, है ना। तो इस पर हमको टोटल फोर्स निकालने बोला है। तो लेट अस फर्स्ट, यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है, मैं नाम दे देता हूँ, चलो लेट अस सी वाला साइड PQRS। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले QR वाले साइड से चालू करते हैं कि QR वाले साइड में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। एक बात ध्यान से सुनना, क्यूआर वाले साइट में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अलग अलग जगह अलग अलग लगेगा। इसका रीजन क्या है, देखो दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरी कर रहा है, I2 करंट कैरी कर रहा है, वेल एंड गुड, बट इसी क्यूआर वायर के अलग अलग जगह पर बी का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा, बिकॉज पूरा जो क्यूआर वायर है ना, every point on the QR wire is at a different distance from this current carrying loop। बात समझ आ रहा है? तो इसके कारण जो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो वैरी करेगा। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो इस जगह पर जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब अगर मैं L क्रॉस B करके फोर्स का डायरेक्शन देखूँ तो इस जगह पर का जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा, बहुत ज़्यादा, उसके बाद कमेगा, है ना, उसके बाद कमेगा, उसके बाद और कमेगा, उसके बाद और कमेगा, कमेगा कमेगा कमेगा, ऐसे करके होगा कुछ फोर्स का वेरिएशन, राइट। सिमिलरली तुम इस साइड को भी देखो, PS वाले साइड को देखो कि PS वाले साइड में फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, L क्रॉस B। L पता है ना, L वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, L क्रॉस B करोगे तो थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद कम, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कम 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 कम, ऐसा करके होगा कुछ फोर्स, राइट। एंड बाय सिमेट्री हम आराम से ही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो दोनों सेगमेंट हमने कंसिडर किया है QR एंड PS, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा। टोटल में अगर मैं इंटीग्रेट करके फोर्स निकालूं, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा, एंड एज बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर बेसिकली अपोजिट टू ईच अदर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन फोर्सेस को तुम भूल जाओ, इनको इंटीग्रेट करके निकाल के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेक्शन PQ, देखो every point on the section PQ is at the same distance from the current carrying wire। Do you agree with this? Every point on the section PQ, तो इस PQ करंट कैरिंग एलिमेंट के हर जगह पर जो B का वैल्यू होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई, है ना। सिमिलरली अगर मैं RS वाले करंट कैरिंग एलिमेंट को कंसिडर करूं, इसका हर एक पॉइंट इस करंट कैरिंग वायर से सेम डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे, है ना, तो इस रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 2a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 पाई ए लिख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अभी बारी है फोर्स किस तरफ लग रहा है, ध्यान से देखो, क्रॉस तो दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन जिस तरफ है, लेंथ एलिमेंट का भी डायरेक्शन उसी तरफ है, तो अगर तुम L क्रॉस B करोगे, थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो PQ वाले सेगमेंट पे फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स ऑन द सेगमेंट PQ, है ना। अभी अगर मैं RS वाले सेगमेंट को देखूं, यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एलिमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो L क्रॉस B करूंगा तो थंब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, एंड द फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड वी कैन डेफिनेटली से कि PQ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज मोर देन RS वाला फोर्स, बिकॉज इस रीजन पे PQ वाला करंट एलिमेंट इज क्लोजर टू द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। So if you need to find out the resultant force, right? So the resultant force in this case can be written as FPQ minus
आर एस, है ना। तो एफ पी क्यू का वैल्यू कितना होगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। एफ पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, सो एफ पी क्यू इन दिस केस इज करंट, इन दिस केस इज आई, लेंथ इन दिस केस इज ए, है ना, and magnetic field in this case is mu naught I by 2 pi a, that is mu naught I by 2 pi a gets cancelled, and we all know that magnetic field and current element they are making an angle of 90 degree, sin 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, that is mu naught I into I2 divided by क्या लिख सकते हैं हम, 2 pi लिख सकते हैं I L B, ठीक है ना। अभी सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द फोर्स ऑन द सेगमेंट आर एस, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करूँ, इसमें करंट है आई, लेंथ होगा ए, एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा है, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4 पाई ए लिख सकते हैं। ए बेसिकली कैंसल आउट होगा और ये वैल्यू कितना होगा ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई आई टू डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं, है ना, म्यू नॉट आई आई टू डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो दिस इज द फोर्सेस। तो अभी अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस, हम कॉमन क्या ले सकते हैं हम, म्यू नॉट आई आई टू, है ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पर 2, है ना, 1 माइनस हाँ 2 पाई 2 बचेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई आई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये कितना होगा 4 पाई। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। और इसके साथ अगर मैं डायरेक्शन देना चाहूँ, देखो एफ पी क्यू जीतेगा, सो इसी तरफ होगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, minus I cap. So this is the resultant force that we are talking about on this particular square loop, square current carrying loop. ठीक है, पक्का, चलो नोट करो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द फिगर शोन द वायर्स ए बी, दिख रहा है ए बी बहुत लंबा वायर है, पी क्यू एक छोटा सा सेगमेंट है, एल सेगमेंट है, कैरी कांस्टेंट करंट्स I1 एंड I2 करंट दिख रहा है रेस्पेक्टिवली। पी क्यू इज ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास m, इसका मास m दिया हुआ है ना, इसका मास m दिया हुआ है, बढ़िया है, एंड लेंथ l, इसका लेंथ l दिया हुआ है। ए बी एंड पी क्यू आर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड केप्ट इन ए वर्टिकल प्लेन, तो ये जो तुमको प्लेन दिख रहा है दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, पी क्यू एंड ए बी दोनों वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। द पी क्यू इज इन इक्विलिब्रियम एट हाइट h हाइट पे ये पी क्यू इक्विलिब्रियम पे है। फाइंड h इन टर्म्स ऑफ I1 I2 L एंड G एंड अदर स्टैंडर्ड कांस्टेंट्स। अच्छा ठीक है, बढ़िया, ये इक्विलिब्रियम में है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इक्विलिब्रियम में क्यों है। तो अभी अगर हम फोर्सेस को चेक करें, ध्यान देना, अभी अगर हम फोर्सेस को चेक करें, इस पे इसका खुद का सेल्फ वेट लग रहा होगा किधर, नीचे की तरफ, दैट इज mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डू यू एग्री विद दिस? फाइन। अभी एज बिकॉज देयर इज अ करंट कैरिंग सोर्स I1 हियर, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में प्रोड्यूस करेगा, और इसके कारण इस I2 वाले रीजन में भी PQ वाले सेगमेंट के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किस तरह प्रोड्यूस होगा उसको ध्यान से देखो। सो इफ यू पुट योर थंब अराउंड द डायरेक्शन ऑफ I1, कर्ल योर फिंगर्स एंड इमेजिन कि तुम्हारा फिंगर्स PQ जगह पर पहुंच गया, तो सो द फिंगर्स विल बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट। दैट मींस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, एक मिनट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डॉट्स, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? I1 का है। फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? I1 का है। अच्छा यहाँ पर B का वैल्यू कितना होगा? B का वैल्यू ये कितने डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे है, तो इनफाइनाइट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई h हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बट माय क्वेश्चन इज, so we have got a PQ current carrying element present in a magnetic field, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा? L क्रॉस B। I2 जिस तरफ दिख रहा है उसी तरफ L वेक्टर है, B तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, तो L क्रॉसेस B, L क्रॉसेस B, है ना। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा होगा? ऊपर की तरफ। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो बेसिकली ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज FP। सो वी नो द रीजन नाउ कि बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में क्यों था। इक्विलिब्रियम में इसलिए था बिकॉज FB क्या करता है, FB mg को बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? FB mg को बैलेंस कर देता है। सो इन दिस केस वी कैन राइट दिस एज, ध्यान से देखना, अगर मैं FB का वैल्यू लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि FB का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, mg के बराबर। FB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ILB, इसका करंट कितना I2, लेंथ कितना है L, एंड B की जगह हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई h, है ना। एंड ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, सॉरी
मैं डिस्टेंस में थोड़ा डाइवर्ट हो गया, आई एल बी लिख दिया हमने, और एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, एल वेक्टर तो पी क्यू वाला लेंथ है, एंड बी वेक्टर जो स्क्रीन से निकल के हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है 90 डिग्री है, तो साइन 91 लिख देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एम जी लिख दो। तो यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ से एच का वैल्यू निकाले, एच हम इधर लेके चले गए, एम जी को इधर लेके आ गए, ऊपर वाले को ठीक से सजा के लिखते हैं, म्यू नॉट आई वन, यहाँ पर हम आई टू लिख दिया, एक एल भी है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई एम जी, है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इन द वायर पी क्यू इज डिस्प्लेस्ड, वायर पी क्यू को अगर मैं थोड़ा सा वर्टिकली डिस्प्लेस करूँ, प्रूव दैट इट परफॉर्म्स एस एच एल। ठीक है, तो मैं लेट अस से कि मैं इस वायर पी क्यू को मैं थोड़ा सा नीचे एक्स डिस्टेंस दबा के फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। दबाने के साथ साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पी क्यू जो है वो ए बी के पास आ जाएगा, ए बी के पास आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो एफ बी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, है ना। एफ बी का वैल्यू स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ये जो नया सिनेरियो है, नए सिनेरियो में जो एफ बी का वैल्यू वो कितना होगा वो देखते हैं। सो एफ बी इन दिस केस, इस नए सिनेरियो में एफ डैश भी लिखता हूँ, वो होगा करंट कितना है, दैट इज आई टू, लेंथ कितना है इसका एल, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई, एच की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, एच की जगह हम लोग लिख देंगे एच माइनस एक्स, बिकॉज ये अगर एक्स डिस्टेंस हम नीचे उतार देंगे तो ए बी वाले वायर से कितने डिस्टेंस पे होगा, एच माइनस एक्स पे होगा, है ना। अच्छा, सो म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई 2 पाई को हम एम जी एच लिख सकते हैं यहाँ से, तो इस ऊपर वाली चीज़ को हम एम जी एच लिख देते हैं, और यहाँ पर हम नीचे क्या बचेगा, एच माइनस एक्स, है ना। मैंने यहाँ से लिखा, इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करके यहाँ से लिखा म्यू नॉट आई वन आई टू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको रिप्लेस कर दिया एम जी ए से। सो दिस इज द फोर्स। तो अभी अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात करें, हमको पता है कि अगर हमने इसको नीचे दबाया तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो माइनस ऑफ एफ बी माइनस एम जी लिख सकते हैं, है ना। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर। नाउ माइनस ये लिखा है ताकि हम ये बता पाए कि हमने डिस्प्लेस तो नीचे कराया था, लेकिन रिजल्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। सो माइनस एफ बी की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, दैट इज एम जी एच डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम माइनस एम जी लिख सकते हैं, बढ़िया है। फिर यहाँ पर अगर हम इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू करें, एफ आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो हम माइनस को बाहर रख देते हैं और एम जी को बाहर लेके आ जाते हैं, तो नीचे अगर न्यूमरेटर में क्या होगा, दैट इज एच माइनस एक्स, ठीक है, एंड ऊपर क्या होगा, ऊपर एक एच बच जाएगा और यहाँ पर माइनस एच प्लस एक्स बच जाएगा। ध्यान से देखो, माइनस एच प्लस एच चला गया तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, दैट इज माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। दिस इज द रेस्टोरिंग फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। अच्छा, मैं स्मॉल डिस्टेंस बोला है, तो अगर स्मॉल डिस्टेंस बोला है तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एक्स तो है, दैट इज मच मोर स्मॉलर एज कम्पेयर टू एच। तो इस एक्सप्रेशन को बदल के हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस इज माइनस एम जी एक्स, एंड एच माइनस एक्स को हम डायरेक्टली एच लिख सकते हैं, बस हो गया। दिस इज ऑफ द फॉर्म एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो ये सिस्टम डेफिनेटली कर रहा है, और इसका टाइम पीरियड निकालने का टेक्निक मैंने सिखाया था। एफ आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, है ना, रिजल्टेंट फोर्स, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एच लिख सकते हैं। देखो एम एम गेट्स कैंसल आउट, मैंने टेक्निक सिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा माइनस एक्स बाई ए को आइसोलेट करना है, क्या करना है, माइनस एक्स बाई ए को आइसोलेट करना है। तो अगर माइनस एक्स बाई ए को अगर हम आइसोलेट करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, एच बाई जी, है ना। तो माइनस एक्स बाई एच बाई जी बच गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, और मैंने जो ट्रिक सिखाया था वो हमेशा यूज़ करना कि ये माइनस एक्स बाई ए है ना, जो भी निकलता है उसको रूट ओवर के अंदर डाल देना। सो दिस इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एच बाई जी, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसिजन इन दिस केस। ओके, ये इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। A hypothetical magnetic field existing in a region is given as B equal to, एक मिनट, B equal to B naught ER vector, where ER vector denotes the unit vector along the radial direction। मतलब रेडियल ओरिजिन को अगर सेंटर मानोगे तो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना है, B naught है, ठीक है ना। A circular loop of radius A carrying a current I is placed with this plane parallel to the xy plane। ध्यान से देखो, ये एक सर्कुलर लूप है ना, एंड इसका जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, इसका रेडियस ए है, एंड द सेंटर एट 0, 0, डी, मतलब जेड एक्सिस पे डी पे
तो ये जो हाइट है दिस इज बेसिकली डी हाइट पे है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। ओके, तो इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है वो पूछा गया है। एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे मैंने कहा था ऑल ऑफ देम आर रेडियल, या फिर ऐसे रेडियल बना के रखा है। तो देखो ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर डायग्राम को थोड़ा सा एक्सपांड करके देखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए इस पर्टिकुलर डायग्राम का कहानी। तो देखो ऐसा सीन है कि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो अच्छे से हमको समझ में आएगा। लेट अस से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे करके, तो इस जगह पर करंट अंदर घुस रहा होगा तो तुमको क्रॉस दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से करंट निकल के आ रहा होगा तो इस जगह पर तुमको करंट तुम्हारे तरफ पॉइंट करता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस रीजन में जो ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है बी, इसको हमने दो कंपोनेंट में बांट दिया, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। इसको थीटा माना, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो हमने दूसरा और एक एलिमेंट चूज किया है जो ठीक इसके ऑपोजिट में है, यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये समझ आया मैंने क्या कहा? ओके फाइन। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस छोटे से यहाँ पर जो डीएल एलिमेंट दिख रहा है तुमको, जो कि इन दिस केस स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है, और यहाँ का जो डीएल एलिमेंट है वो जो कि तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, इन डीएल एलिमेंट पे अगर फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है वो एक बार देखते हैं। ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखो, एक बार हम बी कॉस थीटा के लिए देखेंगे, एक बार हम बी साइन थीटा के लिए देखेंगे। तो अभी सिर्फ बी कॉस थीटा के बारे में डिस्कस करो। ठीक है, बी कॉस थीटा के कारण फोर्स किस तरफ लगेगा? देखो एल वेक्टर जो है वो स्क्रीन के अंदर है, तो एल बी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड है, तो एल क्रॉस बी कॉस थीटा करूंगा। अगर एल क्रॉस बी कॉस थीटा, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स लग रहा होगा डी एफ फोर्स, वो मैंने ऐसा लिख के रखा है। ठीक है, दिस इज डी एफ, करेक्ट। ये जो फोर्स है वो बी कॉस थीटा के लिए है। इज दैट क्लियर? अभी लेट अस फाइंड आउट कि बी साइन थीटा के लिए, इस वाले कंपोनेंट के लिए, इस करंट कैरिंग एलिमेंट पे किस तरह फोर्स लगता है। तो मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, अभी देखो डीएल वेक्टर किधर है? डीएल वेक्टर स्क्रीन के अंदर है, बी साइन थीटा इस तरफ है, तो डीएल है ना क्रॉस बी साइन थीटा, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? नीचे की तरफ। तो बी साइन थीटा के लिए जो फोर्स आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज द फोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट अस से दिस इज डीएफ, दिस इज डीएफ डैश। ठीक है, बात समझ में आया? सेम चीज हम यहाँ पर और एक बार रिपीट करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। देखो इन दिस केस फिर से अगर मैं बी कॉस थीटा लेता हूँ, बी कॉस थीटा के लिए फोर्स किस तरफ आएगा? ये जो करंट करेंग एलिमेंट है ये तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एल क्रॉस बी कॉस थीटा, हम इधर पॉइंट कर रहे हैं। सो बी कॉस थीटा के लिए जो फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, दिस इज डी एफ, है ना। एंड बी साइन थीटा के लिए, इसके लिए जो फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा वो देखते हैं। इन दिस केस ये जो करंट एलिमेंट है तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, सो एल क्रॉस बी साइन थीटा किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। सो बेसिकली ये जो फोर्स है डी एफ डैश वो किधर एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ, है ना। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया, ध्यान से देखो, मैंने दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लिया और दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको एनालाइज किया, और ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फोर्स है डी एफ ब्लू वाला फोर्स विल बेसिकली कैंसिल आउट। मतलब हॉराइजॉन्टल प्लेन में जितने सारे फोर्सेस है सारे के सारे कैंसिल आउट करें हो जाएगा, बिकॉज मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगा उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एंड डी एफ वाले कॉम्पोनेंट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जिंदा कौन बचेगा? सिर्फ ये जो ग्रीन कलर का तुमको डी एफ डैश वाले कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये सारे कंपोनेंट्स सिर्फ बच जाएंगे। तो इस लूप पे अगर टोटल फोर्स बनाएगा तो ऐसे जितने सारे हर एक जगह पर कुछ डी एफ डैश डी एफ डैश डी एफ डैश लगेगा हर एक जगह पर, ये सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप, एंड द फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले डी एफ डैश का वैल्यू लिख लेते हैं कि डी एफ डैश का वैल्यू कितना होगा। डी एफ डैश, एक डी एफ डैश का वैल्यू कितना होगा? जस्ट मिनट। हाँ, तो डी एफ डैश का वैल्यू इन दिस केस अगर हम लिखे तो करंट क्या हो गया? आई, इसका लेंथ हम डी एल मान सकते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख देंगे? बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिख देंगे? बी साइन थीटा। ठीक है ना, दिस इज डी एफ डैश। अच्छा, अभी अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, याद रखना साइन थीटा जो है कांस्टेंट है, हाँ, इसको लेकर लोड लेने का नहीं। आई बी साइन थीटा बाहर आ जाएगा, इज दैट क्लियर? और इंटीग्रेशन लगेगा किस पे? इंटीग्रेशन लगेगा डी एल पे। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? ओके, सो इन दिस केस अगर इंटीग्रेशन लगेगा किस पे लगेगा? डीएल पे लगेगा, तो आई बी साइन थीटा, ध्यान से देखो साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इन दिस केस क्या होगा? रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
परपेंडिकुलर की जगह हम ये जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह दैट इज ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ व्हाट, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड डी एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई ए, राइट। डी एल अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो पूरा इस वायर का मुझे सरकमफेरेंस पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पर जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको लिख देते हैं, दैट इज 2 पाई बी आई ए स्क्वायर, है ना, 2 पाई बी आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस a square, 2 pi b I a square divided by root over of d square plus a square. So this was the last problem that we have discussed. I hope so तुम्हारा तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट पे जो फोर्स लगता है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिया है। I hope so you've enjoyed this. So stay tuned for the next video. Till then, goodbye. Take care.